स्टार्ट करते हैं आगे वेक्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शानदार मस्त टॉपिक है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए वेक्टर। अब वेक्टर से पहले मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ कि वेक्टर होता क्या है रियलिटी में। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले वो लाइन लिख लीजिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फिर सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए वेक्टर फॉलो ऑलवेज ट्रायंगल रूल, वेक्टर फॉलो ऑलवेज ट्रायंगल रूल। इसके बाद में ये इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन आपने लिख ली और ट्रायंगल रूल को फॉलो करवा दिया। ये डेफिनेशन आपने लिख ली, इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड में आपने लिख दिया ट्रायंगल लॉ ना, उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करेगा। फिर तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है। जैसे ये ए बी वेक्टर है, ए है ये बी है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, या इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। इसके अंदर चौथी बात आप लिखिए, रिप्रेजेंटेशन हो गया। चौथी बात आप लिखोगे वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट ओनली, मतलब ये लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होगा, न कि वेक्टर एक इनफाइनाइट लाइन होती है, ये लाइन का एक टुकड़ा होता है। क्योंकि इस लाइन के टुकड़े का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड से होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक फिक्स होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। इसका मतलब जो है ना, ये आप फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट ओनली, ये आप फोर्थ पॉइंट में लिख लोगे। उसके बाद में आप अगली लाइन लिखोगे, फिफ्थ लिखोगे स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बात बता दी कि वेक्टर इज शोन बाय लाइन सेगमेंट ओनली। ठीक है, अब अपन आगे की परिचर्चा स्टार्ट करते हैं। अब चर्चाएं तो चलती रहेगी, देखो बहुत सारी चर्चाएं हैं इसके ऊपर, तो वो अपन करते रहेंगे। सबसे पहले अपन इसके टाइप पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, मज़ा आएगा, उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे। तो अब अपन इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं, इसके टाइप्स पे। टाइप्स के अंदर फर्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर भी होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, एनी वेक्टर have magnitude 0, any vector have magnitude 0 is called null vector, any vector have magnitude 0 is called null vector। ये तो आप डेफिनेशन लिखोगे। इसका मतलब आपका कोई भी वेक्टर ए बी है और उसका मैग्नीट्यूड मैं अगर ऐसे डिनोट करूं तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। फिर इसी के अंदर सेकेंड लाइन आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है, नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है। जैसे अपन इस चीज को समझते हैं कि एग्जाम्पल, थर्ड की बात आती है, जब एग्जाम्पल की बात आती है कि नल वेक्टर का एग्जाम्पल दीजिए, तब सब अपन हाथ खड़े कर देते हैं कि अब अपने से पार नहीं पड़ेगी। तो अपन इसका एग्जाम्पल देते हैं। नल वेक्टर का एग्जाम्पल होता है कि अगर कोई भी वेक्टर है, उसका नल वेक्टर क्या चीज़ है वो, तो इसके लिए अपन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल लेते हैं। कोई भी बॉल है, मैंने उसको ऊपर फेंका और वापस कैच कर लिया, उसको लपक के मैंने वापस कैच कर लिया। अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका और लपक के वापस कैच कर लिया, तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उस बॉल का 0 हो गया। 0 होने का मतलब उसने एक डायरेक्शन तो शो करी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0 आ गया। अब डायरेक्शन इधर थी या इधर थी, ये भी अपन कंफर्म नहीं कर पा रहे। इसका मतलब अपन ये एग्जांपल दे सकते हैं, कोई बॉल को उछाला और वापस लपक लिया उसको, तब वो क्या होगा, एक जीरो वेक्टर का एग्जांपल होगा। कोई मनुष्य आपसे पूछे तो बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आके अपन बात करते हैं कि जैसे अब वेक्टर में जीरो का मतलब अलग होता है। अब कोई भी मेरे को पूछे सर जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो रियलिटी में जीरो वेक्टर का मतलब जीरो के ऊपर ये ना ये एरो लगता है जीरो वेक्टर में, तो ये होता है 0i प्लस 0j प्लस 0k, ऐसे 3D के अंदर इसका मतलब होता है। उसके बाद में इसके ऊपर अगली कहानी स्टार्ट करता हूँ। अब कई बार जीरो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं वेक्टर में। जैसे
आप आगे जाके करोगे ए क्रॉस बी किसी दिन, तो वो होगा जीरो वेक्टर। और एफ के बाद में यह चाहता है अगर आप कभी डॉट करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो आएगा जीरो। मतलब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, लेकिन जब आप डॉट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। मतलब 5 4 3 इस टाइप की जो नंबर होते हैं जीरो स्केलर होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर एरो लगा हुआ आ जाता है या आई जे के टर्म में जो आते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, ये आपके जीरो वेक्टर के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अब मैं अगली बात स्टार्ट करता हूँ। जीरो वेक्टर के बाद में बारी है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर ये बहुत ही शानदार चीज़ है, यूनिट वेक्टर है। इसके बारे में कुछ बातें लिख देता हूँ। ये राजा जी होते हैं, राजा जी, ये वेक्टर में राजा जी है, वेक्टर की दुनिया के राजा हैं ये। तो इसके ऊपर सबसे पहले ये राजा जी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यूनिट वेक्टर के अंदर पहली कहानी स्टार्ट होती है कि एनी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 0 है तो क्या होगा, वो जीरो वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब 1 मैग्नीट्यूड होते ही वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि हमने तो फिजिक्स में या और कहीं पढ़ा है कि इसके ऊपर तो कैप लगा हुआ आता है। अरे कैप तो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे तो अपन इसके ना डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मतलब वेक्टर सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 0। उसके बाद में बल अगली चर्चा करते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। मतलब ये कैप लगा के आते हैं। अब कैप जो लगाते थे पुराने टाइम पे, अपन बात करें पुराने टाइम पे जो कैप लगाते थे वो लोग राजा हुआ करते थे। राजा और किसी को कैप नहीं लगाने देता था, बहुत ही बढ़िया सोने की कैप लगाता था और वो अकेला होता था, एक होता था। राजा क्या होता था, एक होता था। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, एक होता है। समझ गए ना, एक बात याद रखना कि राजा कैप लगाते थे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, राजा अकेला होता है। अब इसकी शक्ल भी इसी टाइप की होती है। अब जैसे इसका फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू, ए कैप जो है वो इस टाइप का होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ये जो बात है कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये किसी चीज़ पे बैठा है, हाथी वगैरह पे बैठा है, ऐसे लग रहा है, अपने को फील आ रही है हाथी वाली। मतलब इसको देखते हो राजा की सी फील आ गई, मुकुट है, हाथी है, 1 है। 1 मतलब अकेला राजा, जंगल का राजा, जैसे शेर होता है पर उसके ऊपर मुकुट नहीं होता, लेकिन इन पे मुकुट होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझना आप इस बात को। अगर मैंने किसी दिन इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए कैप को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये क्या हो गया, इस टाइप से हो गया है। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। ए कैप होता है ना, वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ए वेक्टर इज शोन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, मतलब ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो सबसे पहले बात करता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ कि मैंने जब किसी वेक्टर के बारे में बात की थी आपसे स्टार्टिंग के अंदर कि कोई भी वेक्टर होता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या है, कॉम्बो होता है। क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कॉम्बो होता है। यहाँ पे मैंने ये चर्चा करके जाहिर कर दिया कि कॉम्बो होता है डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का। क्योंकि एक कैप है वो उसका वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 का तो कोई यहाँ पे ना मतलब ही नहीं है, 1 का मतलब कुछ नहीं मानते अपन मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई में आ रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बो मिलके क्या बनता है, वेक्टर बनता है। ये स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन में मैंने आपको बताया भी था। तो ये बात है ना जो पुराने समय से चली आ रही है, पुरातन समय से चली आ रही है, उस बात को मैंने प्रूव कर दिया कि कोई भी वेक्टर है उसको अपन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के कॉम्बो से रिप्रेजेंट करते हैं। उस बात का ये मैथमेटिकल प्रूव है जो थ्योरेटिकल बात है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बात है, दिमाग के अंदर इसको फोटो बना लीजिए इसकी। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर बेसिकली है क्या। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है कि ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर है, इसका जैसे मैग्नीट्यूड है वो 6 है। अब 6 मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसके 6 टुकड़े कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बराबर टुकड़े कर दोगे, इक्वल टुकड़े कर दोगे, तो जो एक टुकड़ा होगा वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यहाँ पे रियलिटी में मतलब क्या होता है, इसका यही होता है। और अगर मैं ये पूरा ए वेक्टर निकालना चाहूँ, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 6 इंटू
ए कैप। इसका मतलब ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे ये हो गया है। इसका मतलब इस बात को आप समझ गए होंगे कि कोई भी ए कैप है वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ए कैप की डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, ये आप नोट कर लिए, फिर आगे की बातें आपको मैं बताता हूँ। अपन चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, राजा वाली कहानी समझ में आई होगी। अब आगे अपन बात करते हैं। इसके अंदर यूज में ही अपनी चर्चा चल रही थी। यूज क्या है यूनिट वेक्टर का, तो यूज इसका जो है वो खासकर प्रोजेक्शन में होता है। यहाँ पे एक यूज फर्स्ट यूज सेकंड है, सेकंड यूज है प्रोजेक्शन में यूनिट वेक्टर का। ये प्रोजेक्शन यूज चल रहा है, इसका यूज में ही सेकंड पॉइंट चल गया है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है, एक तरीके से जैसे मैंने बोला ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर के ऊपर यहाँ पे मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाल दिया। ये लो जी अपना प्रोजेक्शन हो गया, इसको डी वेक्टर बोल दिया और इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैंने इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन डाल दिया, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से परछाई होती है। अब ये यहाँ कोई लाइट सोर्स है तो लाइट यहाँ आ रही है तो इसकी परछाई यहाँ पे ऐसे बनेगी, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। ये चीज़ क्या हो गई, प्रोजेक्शन हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये क्या बन गया, इतना प्रोजेक्शन बन गया है। अब देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी आदमी के ऊपर खंबा गिरेगा, ऐसे खंबा गिरेगा तो वो क्या करेगा, खांसता हुआ निकलेगा, खांसता हुआ निकलेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, खांसने का मतलब खांसता निकलेगा तो क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा। तो खांसता हुआ निकल गया, देखो मनुष्य डी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डी कॉस थीटा खांसता हुआ निकल गया। खंबा गिरा मनुष्य पे तो वो क्या निकला, खांसता हुआ निकल गया, डी कॉस थीटा। आप इसको ना वैसे भी फाइंड कर सकते हो बेस वाले फॉर्मूले से, उन सबसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वाले से। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे दो चीज़ें और डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो प्रोजेक्शन और एक प्रोजेक्शन वेक्टर। जैसे प्रोजेक्शन, नॉर्मली प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, और परछाई लंबाइयों में गिनी जाती है। इसका मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर है तब आप वेक्टर काम में लोगे, और नॉर्मल प्रोजेक्शन है तो सीधा प्रोजेक्शन काम में लेने वाले हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में आगे वाली बात करते हैं इसके बॉर्न की। बॉर्न जन्म क्यों हुआ, यूनिट वेक्टर को जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ गई, इस दुनिया में यूनिट वेक्टर को क्यों आना पड़ा, ऐसी क्या बात हो रही थी वेक्टर के साथ में कि यूनिट वेक्टर को इस दुनिया में जन्म लेना पड़ा। तो ये इसने जन्म इसलिए लिया क्योंकि ये डायरेक्शन को बताता है। जब किसी वेक्टर को अपने डायरेक्शन बताने के लिए अपने साथ में पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत पड़ रही थी ना, तो उसने किसको बुलाया, यूनिट वेक्टर ने को बुलाया, आओ स्पेस से आप हमारे पास आओ और हमारे साथ रहो। तो यूनिट वेक्टर ने डायरेक्शन को बताने के लिए, है ना, फॉर डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इसका जन्म हुआ है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ये मैंने बात आपको 6 टुकड़े करके अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी। ठीक है, इसका जन्म के पीछे की कहानी आपको मैंने बता दी, इसको जन्म क्यों लेना पड़ा, इसको धरती पे क्यों आना पड़ा, वेक्टर की दुनिया में इसने क्यों प्रवेश किया, ये सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कई बार ये चीज़ भी आ जाती है कि एन ए कैप का मतलब क्या होता है, एन ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर है। इसका मतलब ए वेक्टर के कितने टुकड़े गए हैं, एन टुकड़े करे गए हैं बराबर बराबर। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं नई बात पे। अपना जो बात है आगे की स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर्स। अब यहाँ पे 2 टाइप के वेक्टर प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, एक तो फ्री वेक्टर और एक लोकलाइज वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो फ्री है किधर भी जाने के लिए, वो किधर भी शिफ्ट होने के लिए फ्री है, किधर भी शिफ्ट होने के लिए फ्री है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। और जो इधर उधर शिफ्ट होने के लिए जो एकदम मतलब एटीट्यूड वाला है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लोकलाइज वेक्टर बोलेंगे ना। लोकल लोग एटीट्यूड वाले होते हैं, वो बताते नहीं किसी को। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बात करता हूँ मैं, चर्चा करता हूँ। जैसे ये आपका कोई वेक्टर ए, ये आपका कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ पे है बी वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर है। तो होगा क्या बेसिकली कि अब अगर ये फ्री वेक्टर है तो मैं इसको उठा के यहाँ पटकने का अधिकार रखता हूँ, मैं इसको पटकने का अधिकार रखता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पटक दिया तो ये क्या है,
फ्री वेक्टर है। वैसे फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एनी वेक्टर शिफ्टेड इन ए प्लेन have same physical effect, then it is called free vector. If a vector shifted in same plane parallel to parallel to direction, then it have same effect, physical effect, then it is called free vector. If a vector shifted in a plane parallel to its direction, then it gives same physical effect to us, then we call it is free vector. अब इस कहानी का मतलब क्या है, किसी प्लेन के अंदर कोई वेक्टर बैठा है तो इस बैठे बैठे कोई है ना, मैं ऐसा कैसा पैरेलल में जैसे पैरेलल में इसको मैं ले चलता हूँ कहीं भी, ये ऐसा है तो ऐसा का ऐसा कहाँ भी जा सकता है। अगर ऐसा का ऐसा कहीं भी जाएगा ना तो इसको मैं बोलूँगा फ्री वेक्टर बोलूँगा, ठीक है। तो ये क्या कहानी है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी कि जैसे ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है, तो किसी दिन ये दोनों मिलेंगे। इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ पैरेलली शिफ्ट करके इसको यहाँ लाऊंगा, तो ये यहाँ से सीधा यहाँ आके इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ये लो जी, ये स्थान ग्रहण कर चुका है। अब आगे चर्चा करता हूँ मैं। ये फ्री वेक्टर था तब ये पैरेलल आ गया, अगर ये फ्री नहीं होता ना तो लोकलाइज्ड होता। तो लोकलाइज्ड में इस आगे लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, अदरवाइज इट इज लोकलाइज्ड। जो आपने डेफिनेशन लिखी है ना उसमें लिख लीजिए अदरवाइज इट इज लोकलाइज्ड। जो शिफ्ट नहीं होगा वो लोकलाइज्ड होगा, है ना। जो पैरेलली शिफ्ट नहीं हो सकता वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। फ्री वेक्टर बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आप इसको पढ़िए, आपके बहुत काम आने वाली है। अब देखो यहाँ पे मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में मेरे को एंगल बनाना है तो मैं यहाँ एंगल बनाने में ना अक्षम में हूँ। मैं यहाँ पे एंगल बनाने की क्षमता रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रही है। अगर आपको एंगल कभी भी बनाना पड़े तो आपको दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इस ए वेक्टर को बोलूँगा भैया आप आगे चलो, ये आगे बढ़े तो ये इधर भी यही वेक्टर है। अगर इसको आगे बढ़ाऊँगा, अब इन दोनों की अलग अलग डायरेक्शन हो गई, ये इनके बीच में क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो थीटा नहीं होगा, कभी भी उन दोनों के बीच का वेक्टर एंगल नहीं होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तभी उनके बीच में एंगल बनेगा। वो दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, तभी वो उनके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अदरवाइज उनके बीच में एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है ध्यान देने वाली कि ये जो है एंगल कैसे बनता है वो सारी बातें मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन आपने अच्छे से नहीं लिखी है तो भी आप लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को। ए वेक्टर इज शिफ्टेड इन स्पेस, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, इट गिव्स। वापस लिखिए आप फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर में डेफिनेशन को अच्छे से लिख लीजिए। ए वेक्टर is shifted in space and its magnitude and direction remains same and it gives same physical effect, then it is called free vector, otherwise it is localized vector। अब सुनो यहाँ पे देखो, अपन है ना इस चीज़ की चर्चा करते हैं। अगर दोनों वेक्टर एंगल के बारे में आपको सही बात बताता हूँ, जैसे ये है कोई भी वेक्टर है, ये इनके बीच में एंगल बताना है, तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मैंने बोला एक दूसरे से दूर जाएंगे तभी उनके बीच में एंगल डिफाइन हो सकता है। यहाँ देखिए ये एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, ये एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनकी डायरेक्शन नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल में इसकी डायरेक्शन ऐसे बदल देता हूँ। अब देखो क्या होने वाला है, अब ऐसे, अब क्या होगा अगर मैं शिफ्ट नहीं करता हूँ, ये दोनों, अब ये जाएगा, ये थोड़ी देर बाद में इसमें घुसने की कोशिश करेगा, इसका मतलब इनके बीच में एंगल नहीं बन सकता। अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो वो उनके बीच में एंगल नहीं होता। अब मैं ए को आगे बढ़ाऊंगा, ये ए बढ़ गए आगे, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मतलब दूर जा रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं, तब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कैसे डिफाइन होता है, जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। बहुत ही काम की चीज़ है, ये आप लिख भी सकते हो। इफ टू वेक्टर्स are follow each other then they not contains angle, if two vectors are not follow each other then angle produce them, ठीक है। ये बातें हो गई हैं, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये। इनके बीच का एंगल थीटा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात है, उसमें पहले वाले में मैंने थोड़ा डायरेक्शन गलत लिख दी थी, हालांकि मैं सही बोल रहा था लेकिन डायरेक्शन में थोड़ी सी वो मैंने उल्टी लिख दी थी, तो ये आप जो है नोटिस कर लीजिए इस चीज़ को।
आगे अपन चर्चा करते हैं इस बात, इसमें यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए कि लोकलाइज वेक्टर आर नॉट शिफ्टेड, लोकलाइज वेक्टर को अपन शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इसको इनिशियली अपन पीवी भी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन ये है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये वाला है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब उस कंडीशन में अपन ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, उसकी पोजीशन बताना, उसकी स्थिति बताना ही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। इसमें आप डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज सेड टू बी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं कि ए बी का पोजीशन वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, वो क्या लिखेंगे अपन। इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ इस बी में से ए को माइनस करेंगे। वैसे बेसिकली सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा, बी माइनस क्या हो जाएगा ए। ठीक है, बी माइनस ए, मतलब ये माइनस ये कर देंगे तो ये बीच का वेक्टर आ जाएगा, ये इसमें से इतना ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको ओ बी लिखते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। ओ बी का मतलब क्या हो गया, बी और माइनस ए, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ध्यान से देख लेना, कोई भी वेक्टर होता है तो कैसे करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर कोई पी क्यू वेक्टर होता, पी क्यू वेक्टर होता तो अपन क्या बोलते हैं, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ठीक है, यहाँ वो लगा देंगे। अगर इसको इनिशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर है ना, ये छोटे फॉर्म में हो गया है। ये बात आप समझ सकते हो कि पोजीशन वेक्टर बहुत ही काम की चीज़ है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन क्या है, ठीक है, ये आपकी पोजीशन वेक्टर की कहानी हो गई है। अगला पॉइंट आप लिखिए, अगला पॉइंट है, अगला फिफ्थ पॉइंट है कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। देखो कोलिनियर वेक्टर्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो आप अपन इस पे चर्चा करते हैं। लिखिए इसमें, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ देयर टर्मिनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम। कोई भी टू वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे अगर उनका टर्मिनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे ए बी और बी सी, मतलब इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट कितना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है टीपी, और ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी। अगर टीपी और एसपी दोनों सेम हो गए, कोई भी दो वेक्टरों के, एक वेक्टर का तो टर्मिनल पॉइंट और एक का क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, एक का टर्मिनल पॉइंट एक का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो गए तो उन दोनों वेक्टरों को अपन क्या बोलेंगे कि वो दोनों भैया कोलिनियर वेक्टर है। आप कोलिनियर हो जाओ तो अच्छा रहेगा, ये डेफिनेशन है। समझ गए कि आप कि टर्मिनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए। और एग्जांपल देखो, जैसे पी क्यू वेक्टर है और यहाँ पे क्यू आर वेक्टर है, इसका टर्मिनल और इसका स्टार्टिंग सेम है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी, इसके अंदर डेफिनेशन के बाद में इसमें सा लगा के लिखिए, दे आर ऑलवेज पैरेलल, पैरेलल होते हैं। पैरेलल को मैं पैरेलल बोलता हूँ, पैरेलल है ना। जैसे हमारे साथ एक टीचर थे पैरेलल, तो उनको बहुत जैसे ना वो ज़ोर ज़ोर से बोलते थे तो हम भी ज़ोर ज़ोर से बोल देते थे। जब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे तब पैरेलल 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 बोल देते थे, तब वो है ना फिर निकल के आते थे, है ना। तब फिर उन्होंने धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैथमेटिक्स वाले हम हर चीज़ का तोड़ जानते, पैरेलल है ना, पैरेलल बना दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इसके अंदर आपने पॉइंट लिख लिया कि दे आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए ना, वो पैरेलल होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये बात आपको समझा दी। इसके बाद में आपको मालूम होगा, जब आपने टू पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस
C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस। तो आपने ये पढ़ा होगा, ये देखा होगा अपने जीवन में, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये चीज़ देखी होगी। इसी बात का मैं यूज करता हूँ यहाँ पे पैरेलल का मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर AB और BC दोनों का रेशियो, अगर रेशियो सेम आ जाता है, सेम का मतलब कि आ जाए चाहे लेमडा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेमडा बोल देता हूँ अगर मैं इसको, तो ये इधर जाएगा, तो AB वेक्टर इक्वल टू लेमडा BC वेक्टर। ये क्या है, ये कंडीशन है कोलिनियर की। ये क्या है, पैरेलल की बोल दो इसको। पैरेलल और कोलिनियर एक सेम सी चीज़ है वैसे। ये पैरेलल की कंडीशन होती है, अगर कोई भी टू वेक्टर पैरेलल है तो वो इस बात को फॉलो करेंगे, पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद में मैं आगे पर चर्चा करता हूँ। आगे अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट वेक्टर पे। इसी के अंदर जो है पॉइंट के अंदर आप लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास A, B और ये C कोई भी 3 पॉइंट है, ये तीनों एक ही लाइन पे है, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब क्या होगा, कोलिनियर है इसका मतलब क्या होगा कि जो AB वेक्टर और BC वेक्टर, ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए, AB और BC कोलिनियर हो गए, क्योंकि इसका टर्मिनल, इसका स्टार्टिंग सेम है, तो ये किसके इक्वल होंगे, AC वेक्टर के होंगे। अब मेरे को कोई बालक किसी दिन बोलेगा कि सर ये तो ना ट्राइंगल रूल होता है, ट्राइंगल रूल होता है, तो मैंने बोला हाँ ये ट्राइंगल रूल होता है, लेकिन इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। और मैंने फॉलो करवा दिया, देखो ट्राइंगल रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये कोलिनियर की कंडीशन है। AC वेक्टर किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के होगा। ये आप बात पढ़ भी चुके होंगे पहले की क्लासों में, पॉइंट्स के लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि अगर AB एंड BC आर, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, आर कोलिनियर, अगर ये दोनों कोलिनियर हुए तो उस स्थिति में मैं बोलूँगा कि आपको पैरेलल भी होना पड़ेगा, आपको पैरेलल होना पड़ेगा, आपको पैरेलल होना पड़ेगा। तो पैरेलल जी के पास चलते हैं। पैरेलल जी के पास चले गए तो बोले AB वेक्टर इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, पैरेलल जी बोले आपको इतना होना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो 100% क्या होगा, पैरेलल होगा, और पैरेलल हो गया तो उसको इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए पैरेलल की बात मैंने आपको पहले ही बता दी, अब अलग से और बताऊंगा, अलग से आपको और पैरेलल जी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो चुकी है, अब आगे की पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं को इनिशियल पॉइंट। 6 वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स बहुत ही धांसू चीज़। इन्हीं को एजुकेशन समझा है ना आपने। को एजुकेशन का मतलब दोनों प्रजातियां साथ में पढ़ती है, जिस इंस्टीट्यूट में दोनों प्रजातियां साथ में पढ़ती है वहाँ पे को एजुकेशन होती है। जहाँ पे दोनों साथ में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, को बोलते हैं। को का मतलब कोको, समझ गए होंगे आप, कोको। तो कोको फैमिली भी तो मैंने आपको पढ़ाई थी ना टेंजेंट नॉर्मल में। को मतलब टेंजेंट भी कोसेक, और अपने पास सब उसका टेंजेंट का सब टेंजेंट भी क्या, कॉट। कोको हो गई थी ना, वाई कोसेक वाई कॉट। अगर कोई इनिशियल वेक्टर है उस स्थिति में अपन बोलेंगे कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोई इनिशियल हैं तब क्या होगा क्या, देखो उस कंडीशन में, जैसे ये वेक्टर है, ये यहाँ से इससे दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, ये A और B वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। तो इसके अंदर हेडिंग जो अंदर आप थ्योरी लिख लीजिए, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट। अब कोई बच्चा मेरे को बोलेगा सर क्या है ना, को इनिशियल वेक्टर 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं बोलूँगा 2 एक पॉइंट पे चाहे जितने पॉइंट निकाल दे, चाहे इसकी सेव बना दे, चाहे इसकी क्या बना दे, एप्पल बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कोई इनिशियल वेक्टर निकालने का अधिकार रखता है तो उस बच्चे को मैं ऐसे बोलूँगा। ठीक है, अब मेरे को कोई बोलेगा सर इनके बीच में एंगल पॉसिबल है क्या, मैं बोलो हाँ ऑफ कोर्स एंगल पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में गमन कर रहे हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका अंदर एंगल पॉसिबल है, ये एंगल इनके बीच में थीटा हो गया है। कोई इनिशियल के बारे में महत्वपूर्ण बातें यही है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। इसमें एक नोट और लिख लीजिए, 3 को इनिशियल वेक्टर नीड नॉट इन ए प्लेन। 2 को इनिशियल वेक्टर तो एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन 3 अगर हो गए तो तीसरा इधर दूसरे प्लेन में भी आ सकता है। तो 2 को इनिशियल वेक्टर आर सेम प्लेन, बट 3 को इनिशियल वेक्टर्स आर नॉट नीड इन सेम प्लेन। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए कि 3 को इनिशियल वेक्टर सेम प्लेन में होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात आपकी हो चुकी होगी। उसके आगे अपन चर्चा करते हैं पैरेलल वेक्टर्स में। 7th पॉइंट में लिखिए पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बेसिकली बात बता भी थी कि a1x प्लस b1y प्लस c1, ये लाइन आप पढ़ चुके होंगे पहले की पुरानी क्लासों में, पूर्वार्ध में पढ़ चुके होंगे। ये दोनों लाइन आपके जीवन में आई होंगी, दोनों रेखाएं आपके जीवन में आई होंगी, और जब ये आई थी तब ऐसे बोली होंगी कि रेशियो सेम हो जाता है, रेशियो सेम हो जाता है सब कोफिशिएंट का, तो बोलेगी हम पैरेलल के पास जाएंगे, हम पैरेलल के पास जाएंगे, हम पैरेलल के पास जाएंगे। तो मैं बोला रेशियो सेम आना चाहिए। रेशियो सेम का मतलब कुछ भी आए लेमडा आ गया इस दुनिया में, लेमडा की उत्पत्ति हुई, सेम हुई, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है उनका रेशियो अगर सेम आ गया तो वो पैरेलल है। तो वेक्टर में इस कहानी को इस टाइप से प्रस्तुति देंगे आप लोग, लेमडा लगा दोगे तो वो पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा। आपको एक वेक्टर दे रखा है, उसके दूसरा वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर के ये वेक्टर दे रखा है और आपको ये निकालना है, तो क्या लिख दोगे, बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा लगा के आप इसको सर्व कर दोगे, लेमडा लगा के सर्व कर दोगे। इसका मतलब कौन सा वेक्टर आ गया, पैरेलल वेक्टर आपके सामने प्रस्तुत हो गए मलाई मार के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नोट करिए इस बात को, फिर आगे की कहानी अपन बताएंगे। आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। ये आपके वेक्टर्स के टाइप हो गए हैं पूरे। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे की चर्चा। अब नई हेडिंग डालिए आप। वेक्टर के टाइप मैंने आपको अच्छे से बता दिए। सबसे पहले आपको नल वेक्टर बताया जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। उसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि ना कैसे वो बिहेव करता है और कैसे उसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। वैसे उसकी 0 वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। एग्जाम्पल बताया मैंने, बॉल को फेंका ऊपर, फिर बॉल को वापस मैंने लपक लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको राजा जी बताए सेकंड नंबर पे यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, कैप लगा कहते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए रखते हैं और सार्थकता देते हैं किसकी बारे में, वेक्टर की डेफिनेशन के बारे में सार्थकता अपने को देते हैं। उसके बाद में अपन ने सारे वेक्टर्स पढ़ लिए हैं 1 बाई 1 करके, जिसमें कोलिनियर वेक्टर पढ़ा, कोइनिशियल वेक्टर पढ़ा, पैरेलल वेक्टर पढ़ा, फिर फ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर। इस प्रकार के सारे वेक्टरों को अपन ने अच्छे से जाना कि कौन कैसा होता है, किसकी कैसी पोशाक होती है, सब के बारे में अपन ने अच्छे से जानकारी ले ली है। अब अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आपके 3D के अंदर 3D की आधारशिला है, 3D की आधारशिला है, वो पढ़ेंगे। उम्मीद है कि वो भी आपको समझ में आएगी। अब मैं चर्चा स्टार्ट करता हूँ। इस बार चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चर्चा पे पूरा ध्यान रखना आप। बहुत ही मस्त और मज़ेदार चीज़ है जो आपको आनंद दे देगी। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, मेजर हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि अगर दुनिया के अंदर कोई भी एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, पहले मैं थोड़ी सी आपको बात समझा देता हूँ 1D 2D 3D के बारे में। ये एक्स एक्सिस है। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसको न तो इधर से मतलब, न उधर से मतलब, न ऊपर से मतलब, न नीचे से मतलब, वो इधर या उधर जा सकता है, ऐसा जानवर वैसे रियलिटी में तो नहीं देखा, लेकिन ट्रेन होती है। लेकिन उस जानवर की लेंथ जो विड्थ है ना, वो 0 होनी चाहिए। ट्रेन क्या होती है, इधर और उधर ही जाती है, मतलब इसी पटरी पे चलती है। तो एक ऐसा जानवर है जिसकी लेंथ विड्थ बहुत कम है, बहुत छोटा है, स्मॉल है, वायरस है, जो आजकल CO चल रहा है वैसा। अब उस डायरेक्शन में अगर कोई
वो जानवर चल रहा है और आगे पीछे जा सकता है, तो अपन बोलेंगे कि वो जानवर है ना 1D में छोटा सा जीव, चिट्टी मान लेता हूँ मैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर वो उसको थोड़ी और डायरेक्शन का नॉलेज हो गया, वो इधर उधर भी जा सकती है, मतलब किसी प्लेन पे विचरण करती है, जैसे अपन ने देखा होगा दीवारों पे चलते हुए छोटे जीवों को, तो वो XY प्लेन में आ जाती है और वो 2D में आ जाती है। पहले वो 1D में थी चिट्टी, अब वो थोड़ी सी समझदार हो गई, इधर उधर चलने लगी, तो वो क्या है एक सरफेस पे चलने गई तो 2D में आ गई। फिर क्या होती है, बरसात हुई, थोड़े समय बाद में बरसात हुई, चिट्टी के पंख आ गए, चिट्टी के पंख आ गए। आपने देखा होगा ऐसा जानवर हवा में से जो निकलता है ज़मीन में से, उसके पंख आ गए और फिर वो उड़ने लग जाती है और वो ही चिट्टी 3D में आ जाती है। आपने देखा होगा चिट्टी की साइज़ बड़ी हो जाती है, फिर वो पंख, आप जब ड्राइव करते हैं तो आपके सामने गाड़ी के सामने बहुत सारी आती है, वो आपने देखा होगा, तो वो किस में आ जाती है 3D। तो चिट्टी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 1D में भी रहती है, 2D में आती है, फिर 3D में आती है। चिट्टी छोटी सी रहती है, मामूली वायरस जैसी 1D में, फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, डायरेक्शन का नॉलेज होता है 2D में, और फिर जब वो उड़ने लग जाती है तो वो 3D में आ जाती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर 3D के अंदर जब मैं बात करूं तो 3D के अंदर ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात करूं, ये 2D पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, ये 3D। तो यहाँ पे अगर मैंने ना कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा और मैंने सोचा कि कमरे बना दूँ मैं कभी ज़िंदगी में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस प्लॉट में कमरे बनाऊँगा तो एक कमरा यहाँ पे बनेगा, एक कमरा यहाँ पे बन जाएगा आपका, दूसरा कमरा यहाँ बन जाएगा, ठीक है, तीसरा कमरा इधर ऐसे बन जाएगा, चौथा कमरा इस दीवार से ये दीवार और ये दीवार ऐसे बंद हो जाएगा चौथा, और 4 ही नीचे। इस पूरी स्थिति को मैं फिर ऑक्टेट नाम दे दूंगा कि मैंने जो कमरे बनाए हैं, अलग नीचे तो मैं बना ही नहीं सकता, लेकिन अगर 3D में है तो हवा में तो जानवर घोंसले बनाते हैं ना, जैसे भैया है ना, भैया नीचे भी तो बनाती है, भैया ऊपर नीचे बनाती है, तो भैया ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। जब भी ऑक्टेट रूल की बारी आएगी तो मैं उस भैया जानवर को बुलाऊंगा कि भैया आएगी और वो ऑक्टेट को रूल को फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 3D में अगर होते हैं तो 8 कमरे बनते हैं। अब 8 कमरे जब बनते हैं तो यहाँ से एक नई बात की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, किसी वेक्टर को 3D के अंदर रख के, 3D में रख के आपको उसके डायरेक्शन कोसाइन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो आप ध्यान से देखें कि आगे की जो है ना चर्चा स्टार्ट करते हैं। अब मैं खेल खेलता हूँ, देखिए यहाँ पे ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस है। अभी मैंने इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। यहाँ आपका कोई भी वेक्टर r वेक्टर है, ये r वेक्टर है, और अगर इसने यहाँ x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना लिया है, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे बीटा बना लिया, और z एक्सिस के साथ में गामा बना लिया। अगर गामा बना लिया तो मैं जीवन में कभी भी इस r वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन डालूंगा। ये r वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। अगर कभी भी मैंने प्रोजेक्शन डाला, मैंने खंबा अगर नीचे करेगा तो नीचे वाला मनुष्य खांसता हुआ निकलेगा, तो खांसता खौस करता हुआ निकलेगा, आर खौस थीटा हो गया। यहाँ से आप वैसे भी ट्राइंगल का फॉलो करके पाइथागोरस वो जो आपका होता है ना साइन थीटा कोस थीटा, उसका यूज़ करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर आप जूम करके देखना चाहिए तो मैं जूम करके इसको बाहर निकाल देता हूँ। आ जाओ जी, आप बाहर पहुँचे, ये लो जूम करके मैंने दिखा दिया। ये अल्फा हो गया, ये मैग्नीट्यूड आर हो गया, ये खंबा गिरेगा तो ये क्या हो गया, आर कोस थीटा। बेसिकली ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। ऐसे इन सब के थीटा की जगह मैं अल्फा रख देता हूँ, एंगल अल्फा है, इन सब के प्रोजेक्शन लिख देता हूँ। ये वाई एक्सिस वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस वाला अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आर कोस बीटा होगा, ये वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन हो गया है। फिर अगर मैं जेड एक्सिस वाला दिखाना चाहूँ आपको जूम करके, ये जेड एक्सिस वाला है, आप समझ गए होंगे, ये जेड एक्सिस का तीनों प्रोजेक्शन मैंने आपको दिखा दिए। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अगर कभी किसी दिन मैंने अगर किसी वेक्टर को आर वेक्टर को बोला कि आप कैसे दिखते हो, तो आर वेक्टर बोला मैं ऐसा दिखता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मैंने बोला आप ऐसे दिखते हो, इसका मतलब x का मतलब ये वाली चीज़ होगी, x एक्सिस होगी, और x एक्सिस का मतलब x एक्सिस पे कितना पार्ट बन रहा है, r कोस अल्फा। तो मेरे को बोलेगा कि आप मैं x हूँ तो मेरी जगह आप ये रख दो, मतलब ये x का वैल्यू ही तो हुआ। तो r इक्वल टू क्या हुआ, मोड r कोस अल्फा
और वाई की जगह क्या रखोगे, बोले वाई की जगह बोले बीटा वाला रखो। तो मैं बोला ठीक है, मानेंगे आपकी बात, आ मोड आर कोस बीटा। और बोले जेड की जगह बोले गामा वाला रखो, मोड आर कोस गामा। ये बात मान ली मैंने उनकी। अब मैं यहाँ से अगर कभी ज़िंदगी में मैं कॉमन लेना चाहूँ मोड आर, तो मैं ले लूँगा। और मैं जीवन में इस बात को कॉमन लेने के बाद में, और आई की जे की तो मैंने लगाया नहीं, तो मैंने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, पाप कर दिया। इस पाप को मिटाने के लिए मैं ये लगा दूंगा यहाँ पे आई जे के। ये लिया तो क्या बचा, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप मेरे पास आ गया उभर के। अब मैंने बोला कि ये जो है ना, ये आप है ना मोड आर आप यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, नीचे आओ, किसी वेक्टर के नीचे अगर उसका मोड लग जाता है तो वो बोलता है हम तो राजा बन गए, हम तो राजा बन गए, यूनिट वेक्टर बन गए। तो ये लेफ्ट वाला भी बोलेगा हम तो राजा बन गए, हम तो राजा बन गए। किसी वेक्टर के ऊपर नीचे अगर उसका मैग्नीट्यूड लग जाता है तो वो बोलता है कि मैं तो राजा बन गया। राजा बन गया तो मैं बोलूँगा तो आप पे आर कैप लगा देता हूँ, कैप लगा दी मैंने। ये कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है, ये ध्यान में रखनी है आपको बात। अब अगर मैं कभी इसका मोड लेने चला, अगर मैं इसका कभी मोड लेने चला, तो मैं बोला लगो मोड इन पे लगो। और इधर मोड का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसके आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसके जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसके के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण होता है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर, अरे भैया यूनिट वेक्टर हैं ये, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बोलता है 1 होता है, मतलब यूनिट वेक्टर तो होता ही वही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये लो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। अगर मैं किसी दिन मेरे दिमाग में सनक चढ़ गई और मैंने बोला स्क्वायर कर दूंगा इसका, और अगर मैंने किसी दिन इसका स्क्वायर कर दिया, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास उस दिन, 1 आ जाएगा। ये बात है, इसका मतलब ये कहानी है यहाँ पर। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है। अब इसके अंदर जो है, अगर मैं कभी इसका मैं मोड निकालूं, मोड आर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर मैं ये बात इससे ना इसका कंपैरिजन करूं तो क्या बात सही निकल के आती है, क्या सही निकल के आती है क्या? कोई मेरे को बोलेगा क्या सर आपने सही पढ़ा है? मैंने बोला सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है इसका निर्धारण कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने पटका, एक्स का वैल्यू क्या लिया था मैंने, एक्स की जगह आर कोस अल्फा लिया था, तो मैंने मोड आर का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा लिया। और y का वैल्यू मैंने मोड आर कोस बीटा लिया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, ये लो जी लगा दिए। और ऐसे ही मोड आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा लगा दिया। यहाँ पे मोड आर चल रहा था, कोन निकल के आ गया बाहर, मोड आर का स्क्वायर को बनाया गया, स्क्वायर से रूट बाहर आया तो मोड आर आ गया। और ब्रैकेट में बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। मैंने पहले ही साबित कर दिया ये 1 है, इसका मतलब मोड आर इक्वल टू मोड आर आ गया। तो दोनों बातें यहाँ पे क्या होगी, सही होगी, एग्जैक्टली क्या आ गई, दोनों बातें सेम आ गई, दोनों बातें सेम आ गई। तो ये बात अपनी प्रूव हो गई है। तो इसके अंदर क्या आपको ध्यान में रखना है, सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ, आप ये बात एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ लिखा दूंगा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद में मैं आपको फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर लिखिए कि अल्फा बीटा जो वेक्टर के प्रोजेक्शन से बनते हैं, जो भी है वो वेक्टर के किससे बनते हैं, प्रोजेक्शन से। तो अल्फा बीटा गामा एंगल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, जो है प्रोजेक्शन डालने से होता है, प्रोजेक्शन डालने से उत्पत्ति होती है इनकी। पहली बात आपने लिख ली है। दूसरी बात में आपको मैं ऐसा बना के लिख देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, ध्यान में रहे। आपको रिमेंबर के लिए भी मैं दे देता हूँ कि आप इसको बात को ध्यान रख पाएँ। कि जैसे रिमेंबर में डाल देता हूँ आपके रिम वन में जो मैंने बात लिखा दी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि मोड आर कोस अल्फा, मोड आर कोस बीटा
mod r cos gamma are direction cosines ऑफ वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों। उसके बाद में रिमेंबर में आपको फर्स्ट, ये सेकंड बात थी, फर्स्ट मैंने आपको लिखवा दी है, थर्ड बात है। थर्ड बात आप लिखेंगे, थर्ड बात आपको क्या रखना है कि जैसे आर कैप इक्वल टू अपने पास क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप, ये अपने पास आया था। अब ये कोस स्पेलिंग लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। मैं बोलूँ मैं इतना लिखने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे को तो छोटा चाहिए तो भगवान ने बोला छोटा लिख, और छोटा लिखा तो मैंने बोला इसको एल बोलूँगा, इसको एम बोलूँगा और इसको क्या बोलूँगा, एन बोलूँगा। तो ये छोटा रूप आ गया किसी भी किसको, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि डायरेक्शन कोसाइन आई जे के साथ लग जाती है तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। कोस अल्फा के आई कैप प्लस कोस बीटा के जे कैप के साथ में कोस बीटा प्लस के कैप के साथ में कोस गामा लगा दोगे तो वो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और अल्फा बीटा गामा एंगल है एक्स वाई जेड का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अगली बात आपके सामने रखता हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको ये बात भी याद रखनी है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एल एम एन क्या होते हैं। एल का मतलब हो गया कोस अल्फा, एम हो गया कॉस बीटा और एन का मतलब क्या हो गया, कॉस गामा। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल एम एन क्या है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन डिसीज ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की क्या है, डिसीज है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के अंदर पहले से अगर वो कोई यूनिट वेक्टर है तो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन होती है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए। अगर कोई भी यूनिट वेक्टर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है तो उसकी मतलब जो इनटू में जो लगी हुई है आई जे के वो क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के वैल्यू है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा थोड़ी देर में, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। फिर आप रिमेंबर में आके डालिए, रिमेंबर में आपको आगे डालना है फिफ्थ पॉइंट कि आर वेक्टर जो मैंने सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत किया था तो वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अंदर जो ये एक्स है, ये एक्स है प्रोजेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था आर कोस अल्फा प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन वैसे बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ एट एक्स एक्सिस बोल दूँ, एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोजेक्शन है वाई जेड, प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोजेक्शन डाला था, मैंने बोला था डी खोस अल्फा आर खोस अल्फा, खांसता हुआ निकलेगा, खस अल्फा खांसता हुआ निकल गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आगे की चर्चा करता हूँ। मन में बातें ना सारी बता दूंगा, जो मेरे मन में सारी बातें हैं वो आपके सामने लिख दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा, एक एक बात आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। तो देखो आगे, अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास सबसे बड़ी बात उभर के आती है कि एलेमन के साथ में कोस लगा होता है और कई बार कोस के अंदर एंगल 20 आ गया तो अपने पास 0.68 और 3.32 इस टाइप के वैल्यू आएंगे। 0 से 90 के बीच में कोस के वैल्यू कुछ याद होते हैं, बाकी अपने याद नहीं होते। तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो लोगों ने इसका निदान करने के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई, काम किया, दिन रात लगे और लास्ट में एलेमन को डिस्कार्ड कर दिया। मोबाइल में करते हैं ना आजकल, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड या अलाउ होता है ना, अलाउ नहीं किया उन्होंने, डिस्कार्ड कर दिया। और डिस्कार्ड करके बोला कि ना डीसीज से काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन कोसाइन को उन्होंने डीसीज बोला था। क्या बोला था? डीसीज बोला था। बोले डायरेक्शन कोसाइन से काम नहीं चलेगा, डीआरएस लेके आओ, डायरेक्शन रेशियोज काम में लेके आओ। डीसीज से काम नहीं बढ़ने वाला तो डीआरएस लेके आओ। अब यहाँ पे उन्होंने एक नए नंबर की उत्पत्ति कर दी। वो नया नंबर क्या, यहाँ पे लोगों ने ना चिंतन किया, कॉन्टम्पलेशन किया और एक नए नंबर की उत्पत्ति कर दी। इन्हीं के प्रपोर्शनेट नए नंबरों की उत्पत्ति करी और इन्हीं जो एलेमन के, जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोर्शनेट जो नए नंबर है उनकी उत्पत्ति की और उन्हीं को उन्होंने डीआरएस बोला, डायरेक्शन रेशियो नाम से संबोधित करा, उनका नामकरण कर दिया उन छोटे छोटे बच्चों का। अब वो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे उत्पन्न हुए थे, इनफाइनाइट हुए थे। जैसे प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, जैसे
L अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। एलिमेंट जो थी वो आपकी डी सीज थी, और जो ये नए उत्पन्न हुए इनका नाम DRS डाला मैंने। क्या डाला? DRS। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब ये इनके प्रोपोर्शनेट है, मतलब इनका रेशियो सेम आना चाहिए। अब ये है, इन्होंने क्या है कि जो पॉइंटों में आ रही थी समस्या उनका समाधान किया, कोस के वैल्यूज याद करने में जो अपनी दिमाग व्यस्त हो रहा था उनसे अपना बचाव हो गया, अपने को उन चीज़ों से लोगों ने निदान दिला दी। अब एक बात समझ में आती है यहाँ पे, जैसे 1:2:3 है, इनके प्रोपोर्शनेट कितने, इनके प्रोपोर्शनल कितने नंबर हो सकते हैं? इनके प्रोपोर्शनल नंबर हो सकते हैं इसी रेशियो में होने चाहिए। जैसे 2:4:6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3, 6 और ये कितना हो गया? 9 हो गया। या इसी के प्रोपोर्शनल बात करूँ तो 4, 8, 12। इसका मतलब बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं जो इसके प्रोपोर्शनेट हो। इसके प्रोपोर्शनेट बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं। इसका मतलब डी, एक नए पॉइंट की उत्पत्ति कर देता हूँ, ये आपको लिखनी भी है। डी सीज आर यूनिक होती है, एक ही होती है किसी लाइन के लिए, बट DRS आर इनफाइनाइट होते हैं DRS। यहाँ पे ये ABC है, वो आपके DRS है। जैसे एलिमेंट DC है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज है यहाँ पे आपके सामने। ये बात आप बनाइए, फिर आपको उसके ऊपर बात करवाता हूँ। नई व्यवस्था, नई प्रणाली लोगों ने बना दी थी। एलिमेंट को डिस्कार्ड करके नई व्यवस्था, नई प्रणाली को उन्होंने क्या बोला था? DRS बोला था। ये इनफाइनाइट होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं आपके सामने। अब जो है मैं आगे इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। चलिए आप इसकी डेफिनेशन में लिखिए। डेफिनेशन जो DRS की डेफिनेशन ऑफ DRS डाल लीजिए। DRS डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन है, उसके अंदर लिखिए आप, नंबर प्रोपोर्शनल टू DCs आर नंबर proportional to DCs are known as DRS। उनको अपन क्या बोलेंगे? जो नंबर DCs के प्रोपोर्शनल है, उन जितने भी नंबर पॉसिबल प्रोपोर्शनल होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? DRS बोलेंगे। उन जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? DRS। और DRS बहुत सारे हो सकते हैं, वो मैं आपको के लगा के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा समय समय पे, आप निश्चिंत रहिए। अब एक स्पेशल, इसी के अंदर स्पेशल बात लगा रहा हूँ, स्पेशल बात। अब किसी दिन लाइन जैसे पहले आया करती थी, पहले रेखा आती थी अपने पास, रेखा आती थी और रेखा आके ऐसे यहाँ लग जाती थी। लेकिन कभी रेखा जो लाइन है वो आपकी यहाँ लगे, और जिस दिन यहाँ रेखा लग गई तो अपने तो प्रॉब्लम आ गई। तो अपन बोलेंगे कि ना, इसको ओरिजिन से मिलाना बहुत ज़रूरी है। पहले ओरिजिन से मिली हुई थी, इस बार ओरिजिन से मिला दिया। ये वाली फ़ोटो सबके दिमाग में छपी हुई थी, मैंने छपवा दी थी पहले। ये कौन सी फ़ोटो है? ये पोजीशन वेक्टर वाली फ़ोटो है। ये कौन सी फ़ोटो हो गई? पोजीशन वेक्टर। अब अगर ये AB है तो अब इसके लिए कौन खेलेंगे? इसके पोजीशन वेक्टर खेलेंगे। AB, इस AB लाइन के लिए अब इसके पोजीशन वेक्टर इस AB लाइन के लिए खेलेंगे और अपने सामने DRS निकाल के दे देंगे। अब इसके पोजीशन वेक्टर जब इसके साथ खेलेंगे, इसके लिए खेलेंगे AB के लिए, तो क्या स्थिति बनेगी वो मैं आपको बात सारी बता रहा हूँ। जैसे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो किसी दिन मेरे को AB वेक्टर जब निकालना पड़ गया तो AB वेक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और B वेक्टर क्या हो गया? पूरा ये B वेक्टर हो गया। B वेक्टर का मतलब ये पूरा, इसका मतलब 0 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यही बच गया, ये बच गया। इसमें से ये माइनस करोगे तो कैसे माइनस करोगे बोलो? x2 माइनस x1 i कैप, आपको ऐसे निकालना होता है पोजीशन वेक्टर। AB वेक्टर जब भी पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दोगे, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और z2 प्लस z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा आपका। और अब अगर मेरे को कभी इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए लोग बोलने लग जाएंगे कि बोलेंगे कि तुम निकालो आप इसका यूनिट वेक्टर, तो AB वेक्टर अपॉन AB का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। और मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो मैंने क्या बोला? ये तो ऐसा कैसा, ये तो
फोटोग्राफ ऐसा का ऐसा, ये तो सीधे खड़े रहेंगे, बोले हम नहीं लेंगे, खींच दो फोटो हमारी। हमने उतारी इनकी फ़ोटो, खींच नहीं उतारी, और इनके नीचे लगाया आई के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशेंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसी फ़ोटो बन गई। और ये फ़ोटो बनते ही आई का कोफिशेंट कोस अल्फ़ा बनेगा, जे का कोस बीटा और के का कोस गामा। लेकिन ये नीचे वाला जो है ना, ये इनके साथ में अटैच रहेगा। सेपरेट डिवाइड मारा मैंने, तो मेरे पास एल एम एन निकल के आए, उभर के आए मेरे सामने, x2 माइनस x1, और नीचे वाला रूट पूरा ये प्लस ये पूरा रूट प्रस्तुत हो गया। ऐसे ही ये क्या आया, m क्या आया y2 माइनस y1, और ये नीचे में जो भी था इसमें यहाँ जो था वो पूरा का पूरा, और ये कितना हो गया z2 माइनस z1, और रोड में जो चिपका हुआ था वो पूरा का पूरा प्रस्तुत हो गया है अपने सामने। ये बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। जैसे एक सीधी सी सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी वेक्टर अपने पास है, ए वेक्टर मैंने बोल दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो सबसे पहला काम, अगर आपको इसकी डीसीज फाइंड करनी है तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको ना छोटे रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k हो गया। यूनिट वेक्टर के लिए इसका रूट लगाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, और ये हो गया रूट 29। तो क्या लिखूंगा, 2 अपॉन रूट 29i प्लस 3 अपॉन रूट 29j और प्लस 4 अपॉन रूट 29 की। कभी मेरे को चर्चा करनी पड़ गई कि इसकी डीसीज कितनी है, तो मैं बोल दूंगा आई का कोफिशेंट कोस अल्फ़ा, या एल बोल दो इसको, जे का कोफिशेंट कोस बीटा 3 अपॉन रूट 29, इसको एम बोल दो, और कोस गामा हो गया 4 अपॉन रूट 29, के का कोफिशेंट्स को एन बोल दो। ये डीसीज निकल के आ गई है, डीसीज प्रस्तुत कर दी है मैंने आपके सामने, डीसीज आ गई हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पर एक क्वेश्चन और इस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन और देते हैं। आपके पास क्वेश्चन है cos 20 i कैप प्लस cos 70 g कैप प्लस, यहाँ पे ये मैं 0k कैप लिख देता हूँ, ठीक है। और ये आपका आर वेक्टर है, आपको डीसीज बतानी है। तो डीसीज बताने के लिए, मैं इसको अच्छे से बताने के लिए, मेरे को पता है कि ये जो है ये 90 हो रहे हैं। जब भी कभी 90 हो तो एक दूसरे में परिवर्तित कर दो। ये वैसे डीसीज से बाहर की बात है, अपने दिमाग के कोस को साइन में कन्वर्ट करूँगा, 90 में से माइनस हो जाएगा, 20 बचेगा और प्लस 0k कैप। अब मैं ना इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। ये आपके ना इसमें यूनिट वेक्टर से संबंधित बात नहीं है, ये मैंने अच्छा एग्जांपल लिया है, उसलिए आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डाला मैंने। तो क्या लिखूंगा, ये ऐसा कैसा लिख दूंगा, cos 20 i कैप प्लस sin 20 j कैप प्लस 0k कैप। डिग्री में है ये, आपके डिग्री में है। तो अब क्या होगा, रूट में क्या आएगा, अंडरूट कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 और 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब यहाँ पे cos 20 i प्लस साइन 20 j प्लस 0k, 0 का मतलब तो कुछ नहीं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल सेम है तो सबका मालिक बन गया, या 1 बन गया, सबका मालिक 1 बन गया। 1 का रूट 1 ही होता है, 1 हो गया, नीचे 1 लगाया, इसका मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब डीसीज कितनी आ गई, एलएमएन के वैल्यू कितने आ गए, एलएमएन के वैल्यू आ गए आपके पास कॉस 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री और 0 डिग्री। एक बात, जब आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो एक बात और ध्यान में रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20
और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ये दोनों सबका मालिक बन गए, ये 0 हो गया, 1 + 0 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं बात पूर्ण कर दूँ क्या, कि ये जो बना है आपके सामने, ये पूरा इसको सीज को है आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चर्चा को समझ पाए होंगे और आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। ठीक है, अब जो है इसके अंदर आगे की कहानी है, जिसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। आगे की कहानी में मैं आपको ट्रायंगल रूल स्टार्ट करूंगा, ट्रायंगल रूल बताऊंगा। पैरेललोग्राम बहुत ही शानदार और मस्त रूल है, उसमें फ्री वेक्टर का यूज करूंगा, कैसे वेक्टर को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है, शिफ्टिंग करना सिखाऊंगा। और शिफ्टिंग से आपको ना बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिलेगी। शिफ्टिंग से आप वेक्टर के आगे की हायर स्टडी तक की या कंपटीशन की बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाओगे, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम बेस्ड जूझते आए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।